ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका दिखा, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो इस सेगमेंट में आप ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बता देता हूं, इस सेगमेंट में थोड़ा अलग है। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होगा, उस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहाँ से भी सवाल लेते रहते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ गौरांग जी तो जुड़े हुए ही है, साथ साथ अजित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजित जी, बाजार ज़रा देखिए, बाजार देखे तो फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे को जो गिरावट आई थी उसके लो के आसपास ही आके थोड़ा रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए कि यहाँ से कहाँ जा सकता है? निफ्टी और टूटने के चांसेस है या फिर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है? गुड मॉर्निंग अंश। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि पहले जिस तरीके से हमने देखा था कि लास्ट वीक एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था थर्सडे को, बट उस पूरे सारे गेन्स को हमने एलिमिनेट कर दिया और हर राइज पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो रहा है। तो की सेक्टर बेसिकली जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे इस पूरी रिकवरी में, बैंकिंग और आईटी, उसमें से बैंकिंग का जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है। बैंकिंग जो कि पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस तो यही है अंश की ये नेगेटिविटी एक्सटेंड हो सकती है और पॉसिबली जो नवंबर मंथ के लोस थे 23 to 50 के पास के, उनकी रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो नेगेटिव बायस पोजिशनली तो मेंटेन करके रखना चाहिए जब तक कि आप 24,250 के ऊपर निफ्टी को क्लोज होते हुए नहीं देखते हैं। बिल्कुल, अजीत जी ने जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स आईटी और निफ्टी दोनों में ही बताए हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे उम्मीद सिंह रावत जी। उम्मीद जी, कैसे हैं आप? सर जी अच्छे हैं, ठीक है। और सर, आपका स्टॉक कौन सा है सर, और आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना दिन तक रहेगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? ये है हमारा 67 शेयर्स है और मैंने 518 के हिसाब से लिया था एंड अराउंड 5 to 6 मंथ्स में होल्ड कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, तो 6 महीने की होल्डिंग पीरियड का जो है हॉरिजन है 518 पे बाय आया है। और आप देखें यहाँ पे सिग्निफिकेंट इरोजन हुआ है, लगभग 20% का तो गिरावट देखने मिल रहा है करंट लेवल से। तो इम्पॉर्टेंटली देखा जाए कि एक साइड में जो है फंडामेंटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि एक टाइम करेक्शन हो रहा है। ज़रा अजीत जी ज़रा बताएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स की हॉरिजन को देख के करंट लेवल से? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे जो एक करेक्टिव टोन है ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले करीब 6-8 महीनों से कंटिन्यू हो रहा है। जो एक नए हाइज बने थे करीब 620 के पास, वहां से एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के नीचे है, तो इंडिकेशन तो अच्छी नहीं है। पॉसिबली आपको 375 380 तक का जोन रीटेस्ट होते हुए शायद नजर आएगा स्टॉक में आने वाले दिनों में। तो ये देखते हुए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 6 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है तो उन लेवल्स के पास एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पोजीशन में ऐड करने का। और पूरी पोजीशन के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 350 का। रिकवरी के केस में, क्योंकि रिकवरी में 430 440 का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वो ब्रेक होने के बाद करीब 475, तो उनके बाइंग प्राइस बेसिकली आने के चांसेस 6 मंथ्स में बहुत कम लग रहे हैं अभी। तो एवरेजिंग डाउन करके ही वो पॉसिबली एक एग्जिट मिल सकता है उनको, बट 350 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए अजीत, यहाँ पर आपने ये सलाह दी है और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए दीपक सिंह का मैं सवाल लूँगी और इन्होंने डीमैट में मेरे ख्याल से ख़रीदारी कर रखी है 4300। ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। फ़ोन लाइन पे मेरे साथ नहीं है तो मुझे इनका नज़रिया नहीं पता है। और अंश, आपकी कोई ख़ास कवरेज थी यहाँ पर? नहीं, कवरेज नहीं, लेकिन डीमार्ट की जैसे जिक्र कर रहे हैं तो 3 सेशन से हम देख रहे हैं लगातार गिरावट हो रही है। टेक्निकली देखें तो इसमें 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनता है, तो थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट तो बनता हुआ दिख रहा ही है। चलिए एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि क्या बन रहा है इसमें। बिल्कुल। और गौरांग, क्या आपकी कवरेज में होगा? अवश्य है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स खरीदारी की सूची में और काफी लंबे समय से है कविता। जब ये मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष के पहले दूसरे तिमाही के नतीजे आए, वहां पर निराशा थी। पिछले वित्तीय वर्ष में भी अगर आप देखने जाएं तो निराशा थी, लेकिन हमने हमारा भरोसा कायम रखा था क्योंकि मैनेजमेंट की टिप्पणियां कारोबार के लेकर के काफी शक्तिशाली थी। अभी मेरे ख्याल से इस हफ्ते या पिछले हफ्ते कुछ बिजनेस अपडेट को लेकर के स्टॉक में मेरे ख्याल से करीबन 5-10% के ऊपर के दायरे देखे थे और फिर थोड़ा फीका पड़ा है।
लंबी अवधि के लिए बने रहे। 4,470 के ऊपर के लक्ष्यांक है। और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेकर के की है, पहली बात कविता, और दूसरी बात जो जिस संख्या में नए स्टोर्स खोले हैं और आने वाले समय में खोलेंगे, ये पूरा अगर समीकरण अगर आप रखते हैं तो नतीजों पर बहुत ही सकारात्मक सा असर आएगा। ये बात अलग है, क्विक कॉमर्स से कंपटीशन है वगैरह जो भी है, लेकिन ये कंपनी भी पीछे नहीं हटेगी। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने कुछ टिप्पणियां भी करी हैं कि हम भी हमारे तरफ से प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से प्रतिस्पर्धा में नीचे उतर सकते हैं। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कमेंट्री आ रही है गौरंग सर से। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगल दास जी। मंगल दास जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गोवा से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, गोवा से बात कर रहे हैं। तो जो गोवा में जो है ओवरऑल जो टूरिज्म लग रही है और ओवरऑल जो वेदर है वो कैसा लग रहा है गोवा में? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो गोवा से ही ट्रेड कर रहे हैं? अब की बार मैंने सुना है हाँ, कि वहाँ जो उधर टूरिस्ट से थे ही वो कम गए हैं गोवा में। हाँ मंगल दास जी, अब की बार क्या आपको टूरिस्ट कम दिखाई दिए थे क्या न्यू ईयर के हाँ आसपास? तो हाँ, थोड़ा कम है। हाँ हाँ, इस नहीं। बार बहुत कम है। काफी कम थे। अभी मैं भी जस्ट गोवा जाके आया और था। मंगल तो दास जी, आप मतलब गोवा में अच्छा। रहते हैं कि छुट्टी मनाने हाँ। गए हैं वहीं? मैं उधर ही रहता हूँ मैं। अरे वाह, अरे बहुत तो बढ़िया। आपने राहत की सांस ली होगी, टूरिस्ट कम आए होंगे तो। नहीं, ये बढ़िया है। मंगलदास जी, आपकी जो स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी का। यहाँ पे 40 क्वांटिटी है और लगभग 8,000 रुपये प्रति शेयर पे जो है आपने बाइंग की है। और ऑफकोर्स वहाँ से देखें तो थोड़ी करेक्शन आई है ज़रूर। तो मंगलदास जी, यही पूछना चाहता हूँ कि आप लंबे अवधि के लिए स्टॉक रखना चाहते हैं कि आपकी कोई शॉर्ट टर्म व्यू बन रही है? मंगलदास जी, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन हम पूछ रहे हैं टाटा एलेक्सी को लेके। 1 ईयर के ज्यादा, 1 ईयर से ज्यादा, 1 साल से ज़्यादा, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके है। तो गौरंग सर, आपसे ही ये सवाल पूछूंगा मैं टाटा एलेक्सी का। यहाँ पे मंगलदास जी का जो है 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन टाटा एलेक्सी में है। ऑफकोर्स थोड़े दिन 2-3 दिन पहले जो इनकी अनाउंसमेंट्स भी आने लगी हैं टाटा ग्रुप की, स्पेशली टेक आर्म्स को लेके, उनके टाई-अप्स को लेके, तो वहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी वॉल्यूम ज़रूर है। बट इन करंट लेवल से जो लगता है, आप क्या कह सकते हैं फंडामेंटली 1 साल में क्या जो है मूव हो सकता है टाटा एलेक्सी में? मंगलदास जी, तो मैं पहले ये राय देना चाहता था कि छुट्टी मनाने गए हैं तो छुट्टी मनाइए। शेयर बाजार या निवेश को लेकर के क्यों चिंता कर रहे हैं? आप और अपना परिवार छुट्टी मनाने गए, छुट्टी मनाइए। शेयर बाजार में जो होता रहेगा वो तो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है तो उत्तर देना भी अनिवार्य होगा। मंगलदास जी, पहले तो बने रहे। दिक्कत है आपके खरीद के भाव से। 8,000 रुपये आपने खरीदा है, ये काफी ऊपरी स्तर है। जहां पर वो स्टॉक आज काम कर रहा है तकरीबन 4,600, माफ कीजिएगा 6,400 450 के आसपास काम कर रहा है। 40 शेयर है, छोटी संख्या है, पहले तो बने रहे। दूसरी राय ये होगी कि इस स्तर पर, क्योंकि इनके खरीद के भाव से काफी नीचे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो मेरी राय होगी कि 20 या 40 शेयर, जितना भी ये जोड़ सके या ज्यादा जोड़ सके तो ज्यादा, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का बात कर रहे हैं, कारोबार को लेकर के, नतीजों को लेकर के धीरे धीरे करके सुधार होने की पूरी संभावना है। और ये राय जोड़ने की स्तर पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य करीबन 7,900 के पार के हैं और इनकी खरीद 8,000 की है और स्टॉक के दाम फिलहाल 6,400 के आसपास। तो बहुत बढ़िया मौका है। शेयर मात्र इनके पास 40 है, तो बहुत अच्छा मौका है पूर्ण मात्रा में एवरेज करने के लिए, या फिर और भी ज्यादा एवरेज करना तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बने रहे और एवरेज करें। ये है राय टाटा एलेक्सी पे गौरंग जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सवाल आ रहे हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जरा टाइटन देखिए, जितेंद्र कुमार का सवाल है, ये 3,500 के रुपए से होल्ड कर रहे हैं, हालांकि स्टॉक वहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक काफ़ी अच्छा अपमूव आया था। ये जो 3520 का लेवल है, काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था, उसे तोड़कर ऊपर जा चुका था, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद हमें इसमें सेलिंग नजर आया और वापस स्टॉक नीचे आकर क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ पैटर्न बनता हुआ नजर आया था पिछले सेशन में, और आज भी देखे तो थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा रिवर्सल के साइंस नजर आते हैं? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम होराइजन में देखेंगे तो आपको एक रेंज नजर आएगा। 3800 से लेकर 3200 की इसी रेंज में ये ऑलमोस्ट पिछले करीब 1 साल से घूम रहा है।
अभी आप मिडिल ऑफ द बैंड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन पॉज होना वो नॉर्मल है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था 3200 से लेकर 3550 तक का, इन्हीं लेवल के पास इनकी बाइंग भी है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी अब, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, तो ऑब्वियसली वो मेजर फोकस एरिया रहेगा। 3250 ये एक इनका पोजिशनल स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इस पोजीशन में बने रहना चाहिए उनको, उसको रख के। और 3850 जो कि इसका अपर बैंड है कंसोलिडेशन का, वो उनका टारगेट एरिया होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली बने रहना चाहिए रहने की सलाह। और व्हाट्सएप के जरिए उमाशंकर सिंह जी का हम सवाल लेंगे। गौरांग, BEL पर इन्होंने आपसे राय मांगी है, नज़रिया पता नहीं हमें, लेकिन 280 ये कह रहे हैं इनकी खरीद प्राइस है। कविता जी, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो निश्चित होकर के बने रहे हैं। काफी लंबे समय से हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर खरीदारी की राय दी है। 325 के आसपास के मैं कहूंगा कि बहुत ही न्यूनतम और सामान्य लक्ष्यांक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस कंपनी, ये तो पहले तो एक सरकारी कंपनी है, डिफेंस क्षेत्र में बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है इनके पास, उतना ही बड़ा अनुभव और इनके पास टेक्नोलॉजी मैन पावर है, और बहुत ही बेहतरीन रन रेट से ये अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते हैं। आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र से तो ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के भी हमें उम्मीद है कि इनको ऑर्डर मिलेंगे। नतीजे पर बहुत ही सकारात्मक नजर आएगा। 280 के आसपास की इनकी खरीद है, बहुत ही सकारात्मक स्तर, नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। वो फिलहाल बने रहे और 325 के आसपास के लक्ष्यांक की आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये कहना अनिवार्य होगा कि नतीजे अच्छे आए और ऑर्डर बुक बढ़ती गई तो लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन होंगे। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने समझाइश दी है इस पर, और दर्शकों के सवाल भी हम शो में जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी एम्फी ने सरकार से बजट में कैपिटल गेन टैक्स में हुए इजाफे को वापस लेने की मांग की है। एम्फी के मुताबिक टैक्स नीतियों में हुए बदलाव का असर म्यूचुअल फंड निवेशकों पर पड़ रहा है और कैपिटल गेन टैक्स में राहत से डेट और इक्विटी मार्केट में भागीदारी बढ़ेगी, साथ ही लॉन्ग टर्म सेविंग्स को भी बढ़ावा मिलेगा। एम्फी ने डेट फंड्स पर LTCG टैक्स बेनिफिट को बहाल करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में पुराने टैक्स रेट को बहाल करने की अपील भी की है। वहीं आर्बिट्राज और इक्विटी सेविंग फंड्स पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को भी घटाने की मांग यहां पर की गई है। तो क्लियरली ये काफ़ी समय से अंश यहाँ पर मांग चल रही है एम्फी की। और शरद, हमने देखा कि डेट फंड्स जो कि बस तूल ही पकड़ रहे थे, उस पर इन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया और उसके बाद LTCG में बढ़ावा दे दिया। लेकिन वाकई जिस तरह से भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक सवाल है, अगर ये हटा दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, इंक्लूजन जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, और ऑफ कोर्स बजट में सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं एम्फी सेगमेंट में, वही तो बात है इंक्लूजन की। और इंक्लूजन होगा, SIP भी लेवल्स 25,000 करोड़ के ऊपर चल रहे हैं। थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी आती है नेट फ्लोज में, बट ओवरऑल देखें तो भारत का जो ओवरऑल इंक्लूजन कैंपेन चल रहा है, कितने नए लोग आ रहे हैं, नए निवेशक आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक मूव होगा जिस पर हम सबकी नजर होगी। चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोधई यादव जी। बोधई जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गोरखपुर। अरे वाह, गोरखपुर। तो वहाँ की तो वेदर कैसी होगी अभी? बस दिन नहीं निकल रहे हैं, ठंड बहुत है। अच्छा जी बिल्कुल। और आपका स्टॉक है टाटा मोटर्स का, 230 की क्वांटिटी है, 266 रुपीज़ पे बाइंग आई है। तो बोधई जी ज़रा बताएं कि किस लेवल्स पे जो है आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे? नहीं, 1 से 1.5 साल तक हो जाएंगे। ठीक है, माने 12 से लेकर 18 महीने तक का होल्डिंग का पीरियड रहेगा। गौरांग सर, इसमें टाटा मोटर्स पे फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या लग रहे हैं? गौरांग सर, आप म्यूट हैं, जरा अनम्यूट करिए अपने आप को। क्षमा चाहता हूँ। पहले तो हमने टाटा मोटर के शेयर में एक अच्छा करेक्शन देखा है, करीबन 1100 के भाव से 750 725 तक के भी नीचे के स्तर देखे, और फिर अब धीरे धीरे करके रिकवरी। तो कमोन 20-25% का करेक्शन देख चुके हैं। ट्रिगर्स क्या देखते हैं? तो पहले तो सनांद में जैगुआर लैंड रोवर का उत्पादन होने की शक्यता लग रही है, जिस प्रकार से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी। आने वाले समय में विभाजन होगा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का, एक सेपरेट एंटिटी बनेगी, वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। बैलेंस शीट पर जो डेट है वो निरंतर कम हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में शून्य होने की संभावना है। 2025 और आने वाले साल में जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र का रुझान हमें लग रहा है,
थोड़ा बहुत बेहतर होने की पूरी पूरी संभावना है। आज के तारीख में भी अगर आप देखने जाए तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में ईवी में नेक्सन का जो दबदबा है वो आज भी कायम है। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो फिलहाल इस सब परिस्थिति को देखते होते करीबन 850 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कहना अनिवार्य होगा कि नतीजे अच्छा है और ये जो पूरी जीरो डेट और विभाजन की जो बात है वो ठीक ठाक से जमीनी स्तर पर लागू हो गई तो परिवर्तन लक्ष्यांक में होंगे। टाटा मोटर्स पे गौरांग जी की तरफ से लेकिन यूट्यूब से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा एशियन पेंट्स देखिए, यहाँ पे जो दर्शक है उन्होंने अपना खरीदारी का भाव नहीं बताया, लेकिन एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि इस पर क्या नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली सितंबर में करेक्शन आया था तब से अब तक देखें तो स्टॉक करीबन 30% से ज़्यादा गिर चुका है। अब इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है या और यहाँ पे गिरावट बनती हुई दिख सकती है? तो हम देखिए काफी लंबा पीरियड इसने स्पेंड किया था। अगर आप उसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 2021 से लेकर अभी तक नवंबर मंथ तक 2024 के एक रेंज बेसिकली इसने पकड़ रखी थी करीब 2600 से लेकर 3400 तक की। वो रेंज फाइनली ब्रेक हुई नवंबर में और तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में प्रेशर और बढ़ रहा है। तो और हाल फिलहाल में भी जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं रिकवरी के, वहां पे कुछ खास डिसाइसिव अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं फार्मा में और ऑटो स्पेस में, जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इस पूरे डिक्लाइन में। तो ऑब्वियसली वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अगर आपका नजरिया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन लेवल्स के पास थोड़ा बहुत डेफिनेटली आप देख सकते हैं ऐड करने का, और बाकी रिमेनिंग के लिए एक 2000 तक अगर एक डिप आ जाता है तो वो बहुत अच्छा जोन होगा इसको बाय करने के लिए। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यहाँ पे अवॉइड करना। इन्वेस्टमेंट का है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कंसोलिडेट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह कुल मिला के एशियन पेंट्स पर निकल के आ रही है। और इसी के साथ गौरांग आपका, अजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज हमारे इस बेहद खास शो में। धन्यवाद। ऑलराइट, इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में हम तीनों को भी इजाजत दें।